हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। तो यस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द वीडियो लेक्चर्स ऑफ बीएस फिजिक्स इन व्हिच वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पार्ट है, जो सिलेबस है हमारे पास, वो ये है रेडिएशन डिटेक्शंस एंड मेजरमेंट्स। ये सिलेबस है, इसके 4 चैप्टर्स हैं। इसी सेमेस्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको इन चैप्टर्स के नेम बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रेडिएशन सोर्स। दूसरा चैप्टर है हमारे पास इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशंस। और जो तीसरा चैप्टर है हमारे पास, वो है काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स एंड एरर प्रेडिक्शंस। हम कहते हैं ना कि जो रेडियो एक्टिविटी है, दैट इज एक्चुअली अ स्टैटिस्टिकल फिनोमेना। ये फाइनल ईयर के लैब में एक एक्सपेरिमेंट भी है, जीएम काउंटर, जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ रेडिएशंस को काउंट करते हैं। डिटेक्ट करने के लिए हम अलग एक डिटेक्टर यूज करते हैं कि अल्फा है, बीटा या गामा है, मगर रेडिएशंस को काउंट करने के लिए जो हम डिटेक्टर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं जीएम काउंटर। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम फिनोमेना, उनकी हम रेंडमिंग किस तरह करते हैं, उसकी जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेप्स होते हैं, किस वे से फॉलो करते हैं, क्या होता है मैकेनिज्म, वो सारा हम इस तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास फोर्थ चैप्टर है, वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर्स। तो ये मेजर 4 चैप्टर्स हैं जिनके बेस पर हम कंप्लीटली जो न्यूक्लियर फिजिक्स है लास्ट सेमेस्टर के 8th सेमेस्टर की, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो है रेडिएशन सोर्स के रेडिएशन सोर्स क्या होता है। फर्स्ट लाइन में डिस्कस करते हैं रेडिएशन सोर्स। आपको ये चीज माइंड होनी चाहिए, हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिनके पास चार्ज नहीं होगी, मगर हम फिर भी उनको कंसीडर करेंगे दीज आर एक्चुअली रेडिएशंस। तो इस चीज का बताने का मकसद ये है कि ये चीज लाजमी नहीं है, ये चीज कंपलसरी नहीं है कि जिसके पास चार्ज हो कि वही रेडिएशन हो, जिसके पास चार्ज नहीं वो रेडिएशन नहीं होगा। ये बात गलत है। ये रेडिएशन इस बात से इंडिपेंडेंट है, चार्ज हो या ना हो, रेडिएशन हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो फोटोन होता है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली चार्जलेस। उसके पास चार्ज कोई नहीं होती, ना प्लस ना माइनस ना जीरो, वो चार्जलेस होता है, नहीं उसके पास मास होता है। तो रेडिएशंस को हम एनर्जी के बिहाफ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिनके पास एनर्जी हो हम उनको भी कंसिडर कर सकते हैं कि दीज आर रेडिएशंस। ओके, तो यहाँ पर जो मेजर सोर्सेस डिस्कस किए गए हैं हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में जो डिस्कस्ड हैं, वो एक्चुअली 16 सोर्सेस, 16 सोर्सेस ऑफ रेडिएशंस अवेलेबल हैं। जो मेजर सोर्सेज हैं वो दो हैं हमारे पास। एक हमारे पास न्यूक्लियर सोर्स, दूसरा है हमारे पास एटॉमिक सोर्स। वन इज एटॉमिक सोर्स ऑफ रेडिएशंस, और जो दूसरा है हमारे पास, वो है हमारे पास न्यूक्लियर सोर्स। तो इनके इन दोनों सोर्सेस को कंबाइन करके जो हमारे बुक में डिस्कस्ड है सोर्सेस ऑफ रेडिएशंस, वो एक्चुअली 16। अगर मैं बात करूं एटॉमिक सोर्सेस की, तो हमने पढ़े एक्स रेस पढ़े या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ये बिलोंग करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, ये एटॉमिक सोर्सेस से बिलोंग करते हैं। एक्स रेस हो गए, या हम कह लें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दे बिलोंग टू एटॉमिक सोर्स। अगर मैं न्यूक्लियर सोर्सेस की बात करूं तो उसमें आते हैं गामा रेडिएशंस। तो गामा रेडिएशंस बिलोंग करते हैं न्यूक्लियस से, गामा रे या रेडिएशन। ओके, तो इस कैटेगरी को
फर्दर समराइज्ड किया गया है, फर्दर क्लासिफाइड किया है दो कैटेगरीज में। एक होते हैं हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल्स, एक होते हैं हमारे पास अनचार्ज्ड। रेडिएशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जस्ट वेव होगा, दैट कैन बी पार्टिकल, वो पार्टिकल भी हो सकता है। जैसे लाइक हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, ये भी सोर्स हो सकते हैं रेडिएशंस के। तो फर्दर रेडिएशंस को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, एक है हमारे पास चार्ज्ड रेडिएशन, एक है हमारे पास अनचार्ज्ड। चार्ज्ड रेडिएशन और दूसरी जो क्लास है रेडिएशंस की वो है हमारे पास अनचार्ज्ड। जो चार्ज्ड रेडिएशंस है उनमें हम एग्जांपल देते हैं, उनमें हम एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हमारे पास होता है हेवी चार्ज्ड मटेरियल या हेवी पार्टिकल्स, हेवी चार्ज्ड पार्टिकल्स जस्ट लाइक सॉरी जस्ट लाइक अल्फा हो गया, प्रोटॉन हो गया, या जो फिशन प्रोडक्ट है वो भी हम इंक्लूड करते हैं हेवी पार्टिकल्स में। जो फिशन प्रोडक्ट होती है, फिशन रिएक्शन होता है ना, जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियर डाटर न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, डीके होता है, तो उसमें जो फिशन प्रोडक्ट मिलती है उसमें भी हमारे पास हेवी पार्टिकल्स होते हैं। जस्ट लाइक यूरेनियम 235 हो गया या प्लूटोनियम हो गया, ये सारे बिलोंग करते हैं हेवी पार्टिकल्स से। ओके, तो हेवी पार्टिकल्स का क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, या फिशन प्रोडक्ट है। फिशन प्रोडक्ट, फिशन प्रोडक्ट में दो कैटेगरी आती है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, मैं वही एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ, यूरेनियम 235 और दूसरा होता है हमारे पास प्लूटोनियम। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं हेवी पार्टिकल से। और जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके फर्दर तीन सोर्सेज हैं। फास्ट इलेक्ट्रॉन्स के फर्दर तीन सोर्स हैं। एक है हमारे पास बीटा डीके, बीटा डीके के थ्रू हम फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को अचीव कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल कन्वर्जन। और जो हमारे पास तीसरा होता है प्रोसेस, तीसरा सोर्स होता है, उसको हम कहते हैं आगर इलेक्ट्रॉन्स। वन इज कॉल्ड बीटा डीके, अदर वन इज इंटरनल कन्वर्जन। इन सारे प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। फास्ट इलेक्ट्रॉन्स पर अलग वीडियो होगा, हेवी पार्टिकल्स पर अलग वीडियो होगा, हर हिसाब से हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा बुक में डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक हो गया बीटा डीके और दूसरा हो गया इंटरनल कन्वर्जन, और जो तीसरा सोर्स है हमारे पास उसको हम कहते हैं, हम आगर इलेक्ट्रॉन भी पढ़ते हैं, आर्जर इलेक्ट्रॉन भी पढ़ते हैं, व्हाट्सएवर जो भी नाम दे दें आप, जिस तरह आप पढ़ें, मतलब है यही इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। AUGER आगर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फास्ट इलेक्ट्रॉन्स के तीन सोर्सेज हैं। अगर मैं हेवी पार्टिकल्स की बात करूं तो हेवी पार्टिकल्स के यहाँ पर दो सोर्सेज अवेलेबल हैं। एक सोर्स है इसका, इसके दो सोर्सेज हैं यहाँ पर। एक इसका सोर्स है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा डीके, और जो दूसरा है वो है स्पॉन्टेनियस फिशन। स्पॉन्टेनियस फिशन, ये इसके सोर्सेज है। तो यहां पर ये चीज कंप्लीट हुई, तो फाइनली ये चीज हमें मालूम हुई कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है, एक है फास्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हेवी चार्ज पार्टिकल, तो इनके जो टोटल नंबर ऑफ सोर्सेज मिले वो कितने मिले? 1 2 3 4 5। इसके जो सोर्स अवेलेबल है हमारे बुक में चार्ज के, वो कितने हैं? वो हैं 5। ओके, अगर आए अनचार्ज की तरफ, जो अनचार्ज होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल ना हो, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, जस्ट लाइक जीरो चार्ज हो, उसको हम कहते हैं अनचार्ज्ड। तो अनचार्ज्ड के हमारे पास जो बुक में अवेलेबल एग्जांपल वो दो हैं, एक है न्यूट्रॉन और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके दो सोर्सेज हैं, एक है न्यूट्रॉन और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
इनको रिमूव कर लेते हैं चैप्टर्स के नाम को। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इनके 7 सोर्सेज अवेलेबल हैं, 7 सोर्सेज आर अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिस तरह हमारे पास फास्ट इलेक्ट्रॉन के 3 है, हेवी चार्ज पार्टिकल के 2 सोर्सेज हैं, इन सेम वे अनचार्ज पार्टिकल में एक लायका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके 7 सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे सिलेबस में। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए, न्यूट्रॉन के 4 सोर्सेज अवेलेबल हैं। एक है इसका फोटो न्यूट्रॉन, फोटो न्यूट्रॉन सोर्स। एक है इसका बीटा डीके, आप कह सकते हैं बीटा डीके। रेडियो एक्टिविटी आप कह लें या स्पॉन्टेनियस, यहाँ डायरेक्ट में नाम लिख लेता हूँ जो बुक में, रेडियो आइसोटोप, अल्फा न्यूट्रॉन डीके। ये हो गया बीटा डीके, फोटो न्यूट्रॉन सोर्स, रेडियो आइसोटोप, अल्फा न्यूट्रॉन डीके। और जो लास्ट वन है एक है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ओके, तो ये जो 4 सोर्सेज हैं, मेजर सोर्सेज, एक ये है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये जो 4 सोर्स है दे बिलोंग्स टू न्यूट्रॉन। इन प्रोसेस के थ्रू हम न्यूट्रॉन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको पता है जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उस केस में क्या होता है, रेडिएशन सिमिट आउट होते हैं, अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है। ओके, अल्फा गामा के साथ निकल सकता है, अल्फा बीटा, गामा बीटा के साथ निकल सकता है, मगर अल्फा बीटा साथ में नहीं निकलता, ये चीज हमने पढ़ी है। तो इन रेडिएशन के साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी होती है कि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से निकले, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से निकले। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है रेडियो एक्टिव। आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज है हमारे बुक में, वैसे तो काफी सारे सोर्स हो सकते हैं, मगर जो हमारे सिलेबस में अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 7 सोर्सेज, 7 सोर्स अवेलेबल हैं इसके। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, और दूसरा होता है ब्रेमस्टेलिंग। अच्छा, ब्रेमस्टेलिंग स्पेक्ट्रम क्या होता है, ब्रेमस्टेलिंग रेडिएशंस क्या होते हैं, ये मैंने सारा डिटेल में एक अलग वीडियो लेक्चर बना लिया है। लेजर वाली टॉपिक मैंने जब पढ़ाई थी वहां पर भी डिस्कस किए, एक्सरे प्रोडक्शन में भी मैंने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। ब्रेमस्टेलिंग रेडिएशन ये हो गए, ये आप कह सकते हैं गामा फॉलोइंग बाय डीके, मतलब गामा रेडिएशन निकलता है जब डीके होती है। ओके, और दूसरा होता है हमारे पास एक्साइटेशन बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, और होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिलेशन ऑफ रेडिएशन, एनिलेशन ऑफ रेडिएशन। ये जो सोर्स हैं दीज आर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक था हमारे पास चार्ज, दूसरे थे अनचार्ज। जो अनचार्ज मिले उनके कितने सोर्सेस थे, इसके 7 सोर्स हैं, 7 ये हुए, 4 ये हुए, 11 और 5 ये सोर्स, टोटल 5 ये। तो टोटल जो सोर्स अवेलेबल है फर्स्ट चैप्टर में वो कितने, 16 सोर्स अवेलेबल है रेडिएशंस के, कि रेडिएशन हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं न्यूक्लियर सोर्सेस में जो गामा रेडिएशंस निकलते हैं मैं आपको इसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दूं। ओके, आप ये नोट कर लें, इनको मैं रिमूव कर लेता हूं, इधर से हम इनको रिमूव कर लेते हैं। न्यूक्लियर सोर्स में ये भी है गामा न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट और अल्फा न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट। जब ये कराते हैं हम तो इस केस में होता क्या है, इस केस में जब ये हम बम्बार्ड करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर तो न्यूक्लियस एक्चुअली
एक्साइटेड होगा, न्यूक्लियस विल बिकम एक्साइटेड। जब न्यूक्लियस एक्साइट होगा तो उस केस में होगा क्या, ये जब डी एक्साइट होगा तो उस केस में ये रेडिएशन से मिट आउट करेगा, न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सारा एटम है। जब ये रेडिएशन हम फॉल कराएंगे इसके ऊपर, यहाँ हमने अल्फा रेडिएशन बम्बार्ड किए इसके ऊपर, या हमने गामा किए, एक्स वाई जेड जो भी रेडिएशन हमने यहाँ पर बम्बार्ड किए, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन जब हम बम्बार्ड करेंगे तो जो न्यूक्लियस होगा वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसकी एनर्जी स्टेट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, उन पर इफेक्ट होता है। तो जब ये डी एक्साइट होगा तो डी एक्साइट होते वक्त ये इमिट करता है गामा रेडिएशंस, इमिट करता है गामा रेडिएशन। एक ये चीज है, ये था न्यूक्लियर सोर्स, न्यूक्लियर से जब रेडिएशंस मिले। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमने ये चीज भी पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन सपोज करें पहले इधर था, फिर हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, यहाँ जो गामा फोटोन निकला, इस गामा फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए यहाँ से ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, डी एक्साइट होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है कि हम न्यूक्लियस के क्लोज हो जाए, हम स्टेबल स्टेट में रहे। सबसे ज्यादा स्टेबल वो होते हैं जो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं स्टेबल स्टेट में जाऊं, न्यूक्लियस के क्लोज जाऊं, तो ये इस वैकेंसी को फिल करेगा। जब ये इस वैकेंसी को फिलअप करने आएगा तो इस केस में ये रेडिएशंस को इमिट आउट करेगा, इस रेडिएशंस को ये इमिट आउट करेगा, जिसको हम कहते हैं एक्स रेज, जिसको हम कहते हैं एक्स रे। तो ये थी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटमेंट, यहां से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है, यहां से न्यूक्लियस डी एक्साइट हुआ है। जब न्यूक्लियस डी एक्साइट होता है तो ये इमिट करता है गामा रेडिएशंस। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उस केस में क्या इमिट होते हैं, उस केस में एक्स रेज इमिट आउट होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो गामा फोटोन निकला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गामा फोटोन निकला है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर सकते हैं, यहाँ क्या कंडीशंस है, कौन सी बाउंड्री कंडीशंस है, कौन सी लिमिटेशंस है जिनके बेस पर ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। क्या हर फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट आउट कर सकता है या नहीं? Is each and every photon can eject out this electron? So keep in mind, only gamma photon whose energy is higher than that of binding energy of this electron. इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, जिस गामा रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा होगी, वही इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट आउट कर सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी कि इस गामा रे की जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है और ये जो इसकी एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी ऑफ दिस गामा फोटोन मस्ट बी हायर देन दैट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है उससे क्या हो, ज्यादा हो। अगर इसकी एनर्जी लेस है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इस केस में इजेक्ट हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के लिए कि अगर इस फोटोन की, गामा फोटोन की एनर्जी और इस बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आपस में बराबर है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो इस केस में भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हो जाए। इस केस में भी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हो सकता है। मगर होगा क्या, सपोज करें यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ तो ये ज्यादा इतना दूर नहीं जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में इतनी चेंज नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी नियर इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर डोमिनेट हो जाएगा, क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में रख लेगा। ठीक है, इसको आगे जाने से और रोकेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने से रोकेगा। ठीक है, तो ये है, तो ये इस तरह से एक्साइटमेंट या डी एक्साइटमेंट हो सकती है इसमें। ओके, और दूसरी पॉइंट, चलो ये नोट कर लें, इनको मैं रिमूव कर लेता हूं, नोट कर लिया। ये जो गामा फोटोन निकला है ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर सकता है? व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इजेक्टेड बाय दिस गामा फोटोन? कितने फोटॉन्स को ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर सकता है, सॉरी ये गामा फोटोन इजेक्ट कर सकता है? व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड पर गामा फोटोन? सो पर गामा फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। एक गामा फोटोन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होगी, अगर 2 गामा फोटोन निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होगी। तो
per gamma photon one electron is ejected. पर गामा फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये गामा फोटॉन, सपोज करें मैं इसको दोबारा डायग्राम को इस तरह बना लेता हूं चार्ट में। यहां से गामा फोटॉन निकला, ये गामा फोटॉन जब निकला इसने इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट कर लिया, यहां पर वैकेंसी फिल हुई। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये गामा फोटॉन तब तक हिट नहीं करेगा, तब तक नॉकआउट यहां शेल से नहीं करेगा जब तक ये वैकेंसी फिलअप नहीं हो सकती। जैसे गामा फोटॉन निकला, इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर लिया, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को तब तक यहां से नॉकआउट नहीं कर सकेगा जब तक हम इसको रीफिल न करें। जब के शेल रीफिल होगा तभी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये गामा फोटॉन इस शेल से इजेक्ट आउट कर ले। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर ले। तो ये पॉसिबिलिटीज थी। आए हम इनको कंपेयर करते हैं, स्लो पार्टिकल्स जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स थे और स्लो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको कंपेयर करते हैं। मतलब मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ चार्ज पार्टिकल की थोड़ी कैटेगरी को फर्दर हम एलाबोरेट करते हैं। हमने कहा कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके दो एग्जांपल्स हमने लिए, एक लिया फास्ट इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरे हमने लिए फास्ट हैवी पार्टिकल्स लिए। जो चार्ज्ड पार्टिकल है इसके हमने दो सोर्स लिए, एक हमने लिया फास्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमने लिया हेवी चार्ज्ड पार्टिकल। हेवी चार्ज्ड पार्टिकल, ओके। जो हेवी चार्ज पार्टिकल है मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिए, अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन्स हो गए, या जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोडक्ट थी यूरेनियम 235 और मैंने लिया प्लूटोनियम लिया, दे बिलोंग्स टू हेवी चार्ज पार्टिकल। ये हेवी चार्ज पार्टिकल्स हैं, अल्फा, प्रोटॉन, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फिशन, ओके। ये और जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है, अब मेरा सवाल ये है कि इनमें से आयोनाइजेशन किसका ज्यादा होगा और पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होगा। क्योंकि अगर टेस्ट में पेपर में एमसीक्यूज वगैरह आए तो इस तरह आ सकते हैं कि विच पार्टिकल हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन पावर, किसका आयोनाइजेशन पावर मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा या हेवी पार्टिकल का ज्यादा होगा। मतलब ये अवेलेबल है हमारे पास। तो याद रखें जो आयोनाइजेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन मास, वो मास पर डिपेंडेंट है। जिस पार्टिकल की मास मैक्सिमम होगी their ionization will be maximum, उसकी आयोनाइजेशन मैक्सिमम होगी। जिस पार्टिकल की मास लो है, कम है, उसमें आयोनाइजेशन क्या होगी, लो होगी, मगर उसकी पेनिट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर इन हैवी पार्टिकल्स की जो आयोनाइजेशन है वो ज्यादा है। आयोनाइजेशन क्या है इसकी, हाई। जो पेनिट्रेशन है वो पेनिट्रेशन इनकी लो है, their penetration power is low. But when we discuss about the fast electrons, they are very with small mass. इनका जो मास होता है वो वेरी स्मॉल होता है। फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हम जब मिलते हैं बीटा डीके में, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस केस में बीटा पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इनका मास वेरी स्मॉल होता है, देयर मास वेरी स्मॉल। जब मास स्मॉल होगा तो इनकी स्पीड होगी ज्यादा होगी, जब स्पीड ज्यादा होगी इसका मतलब ये हुआ इसका पेनिट्रेशन मैक्सिमम होगा। जब पेनिट्रेशन मैक्सिमम होगा तो उसकी आयोनाइजेशन क्या होगी, लो होगी। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंड पेनिट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन का रिलेशन है वो क्या है, आपस में इनवर्स है। जिस पार्टिकल की आयोनाइजेशन मैक्सिमम है उसकी पेनिट्रेशन लो होगी, जिसकी पेनिट्रेशन मैक्सिमम है उसकी आयोनाइजेशन लो होगी। तो इस पार्टिकल की आयोनाइजेशन हाई है तो पेनिट्रेशन क्या है, लो। इस केस में क्या इसका मास स्मॉल है, तो मास स्मॉल होने से होगा क्या, इसकी जो आयोनाइजेशन होगी वो लो होगी। आयोनाइजेशन इसकी लो है और जो इसकी पेनिट्रेशन है वो पेनिट्रेशन इसकी क्या है, हाई, क्योंकि इसकी स्पीड हाई, इसकी स्पीड
हाई, इसका मास लो है। ठीक है, यह सारी प्रॉपर्टीज आप नोट कर लेना। ओके, तो ये हमने इनकी सम प्रॉपर्टीज के हवाले से डिस्कस किया। अगर हम इन पर फोकस करें कि जो मैटर के साथ इंटरेक्शन की रेंज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैटर के साथ इंटरेक्शन की रेंज है वो किसकी मैक्सिमम है, हैवी पार्टिकल्स की मैक्सिमम है या फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम है। सो कीप इन माइंड द रेंज विथ इंटरेक्शंस ऑफ मैटर इज मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम है। मैटर के साथ वो ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है, इसकी स्पीड हाई, इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, सो इट कैन इजीली इंटरेक्ट विथ मैटर। ओके, और जो हैवी पार्टिकल्स है इसका जो इंटरेक्शन पावर होता है, इंटरेक्शन रेंज होती है, वो क्या होती है, लो होती है, स्लो होती है, कम होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके थोड़ी डिटेल में, अगर चले हम इसके डिटेल में हम थोड़ा सा चल के देखते हैं हैवी पार्टिकल्स के हवाले से और इसके हवाले से, जो इसकी इंटरेक्शन रेंज है वो क्या है, हाई है। और इसकी इंटरेक्शन रेंज क्या है, इंटरेक्शन आईआर इंटरेक्शन रेंज क्या है, इसकी लो है। ठीक है, रीजंस क्या है, इसकी आयोनाइजेशन क्या है, ज्यादा है, पेनिट्रेशन कम है, तो इसकी इंटरेक्शन रेंज क्या होगी मेटल के साथ, वो कम होगी, वो थोड़ी सी होगी। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं थोड़ी सी क्रिटिकल पॉइंट्स पर कि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, चाहे फास्ट इलेक्ट्रॉन हो चाहे हेवी चार्ज पार्टिकल हो, दोनों क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। क्या कोई ऐसा पार्टिकल अवेलेबल है जिसके ऊपर चार्ज जीरो हो और वो फिर भी चीजों को आयोनाइज करे? यस, देयर इज अ पार्टिकल whose charge is equal to zero but it can ionize, वो आयोनाइज कर सकता है। वो हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की चार्ज जीरो है, वो फिर भी डायरेक्टली चीजों को आयोनाइज नहीं कर सकता, बट इनडायरेक्टली इट कैन आयोनाइज, वो इनडायरेक्टली आयोनाइज कर सकता है। कैसे? सपोज कर लेते हैं दो एटॉमिक न्यूक्लियाई को हम कोलाइड करा लेते हैं, दो एटॉमिक न्यूक्लियाई लिए हमने, उनको हमने आपस में कोलिजन करवाई। जब हम कोलिजन करवाएंगे तो दो रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट ये होगा कि उसकी जो न्यूक्लियर मोशन है उसमें चेंज आएगी, उसकी एनर्जी स्टेट्स में चेंज आएगी, और दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्रोटॉन्स निकल सकते हैं। एक न्यूक्लियर मोशन पर इम्पैक्ट पड़ा और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि यहाँ से प्रोटॉन निकल सकता है। जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, बोथ आर कंसिडर्ड एज अ चार्ज पार्टिकल्स, ये दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। तो न्यूट्रॉन इनडायरेक्टली इनको आयोनाइज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी से न्यूट्रॉन कैन आयोनाइज इनडायरेक्टली टू न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स, इनको आयोनाइज कर सकता है। ठीक है, बट इनडायरेक्टली आयोनाइज करेगा, डायरेक्टली आयोनाइजेशन इसमें नहीं होगी। एक्चुअली होता किस तरह प्रोसेस है, जब न्यूट्रॉन की कन्वर्जन होती है प्रोटॉन्स में, तो उस केस में क्या मिलता है, हमें फास्ट मूविंग पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल्स, प्लस में उनके साथ एंटी न्यूट्रिनो मिलते हैं। तो यहाँ पर सवाल होता है कि व्हाई एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आर इमिटिंग थ्रू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से क्यों निकले? तो याद रखें, जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी या दे आर वेरी स्मॉल, या इट हैज प्रॉपर्टी वेरी लो प्रॉपर्टी टू इंटरेक्ट विथ मैटर। उसकी जो मैटर के साथ इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। तो उसकी वजह से वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस बीटा पार्टिकल के साथ, इससे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ वो निकल आते हैं। ठीक है, तो कीप इन माइंड दैट रीजन व्हाई न्यूट्रॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स इमिट आउट थ्रू द न्यूक्लियस। और आपको ये चीज भी माइंड होनी चाहिए कि व्हाई न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल, न्यूक्लियस एक्साइटेड क्यों होता है, या अनस्टेबल कहते हैं, या एक्साइट क्यों होता है, कहते हैं एक्साइट क्यों होता है न्यूक्लियस। याद रखें, इसके एक्साइटेशंस के मुख्तलिफ रीजन से, एक मेटा स्टेबल स्टेट हो सकती है, या आप कहें अगर कोई बाहर से कोई फोटॉन वगैरह या कोई रेडिएशंस वगैरह बम्बार्ड कराते हैं, जैसे लाइक हम न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन इंड्यूस कराते हैं तो न्यूक्लियस एक्साइट हो सकता है। तो ये मल्टी रीजंस हैं जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एक्साइट होता है। फिर जब वो डी एक्साइट होता है तो वो गामा रेडिएशंस को इमिट आउट करता है, फिर वो गामा रेडिएशन क्या करता है, दूसरे जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजेक्ट आउट कर सकते हैं। ओके, अब के लिए हेल्पफुल होंगे, आप उनको प्रॉपर्ली देख लेना।
So now that is the most important technical discussion. Try to focus on it. हमारे पास अवेलेबल है रेडियो एक्टिविटी। आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इसमें इतनी डिटेल नहीं है, वो हमने डिस्कस कर लिया है मुख्तलिफ बोर्ड्स के थ्रू, वो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई अनस्टेबल न्यूक्लिया स्टेबल करने की कोशिश करता है खुद को बाय एमिशंस ऑफ रेडिएशंस, जिसमें अल्फा रेडिएशन निकलता है, बीटा गामा रेडिएशन निकलता है, और यह भी पॉसिबिलिटी होती है कि वहां से न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो। तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, जिसमें रेडिएशंस निकले इस तरह, अल्फा निकल सकता है, बीटा निकल सकता है, गामा निकल सकता है, और न्यूट्रॉन्स भी निकल सकते हैं। बट कीप इन माइंड अल्फा बीटा गामा 3 रेडिएशंस, ये सारे 3 रेडिएशन एक साथ नहीं निकल सकते, यहाँ अल्फा एमिशन होगी, यहाँ बीटा होगी, यहाँ गामा एमिशन होगी। ओके हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि अल्फा के साथ गामा रेडिएशन निकले और बीटा के साथ भी गामा रेडिएशन निकले, ये चीज पॉसिबल होती है। इनका पेयर पॉसिबल होता है कि ये आपस में निकल सकते हैं, मगर दैट इज नॉट पॉसिबल कि अल्फा के साथ बीटा रेडिएशन निकले, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके ये पॉसिबल नहीं होता, यहाँ तो अल्फा एमिशन होगी, यहाँ तो बीटा एमिशन होगी, यहाँ तो गामा, क्योंकि गामा एनर्जी है। गामा क्या है? एनर्जी। अल्फा में भी एनर्जी निकल सकती है, बीटा में भी एनर्जी निकल सकती है, ये दोनों तो पार्टिकल्स हो गए ना, तो देयर इज नो चांस टू एमिट आउट टुगेदर अल्फा एंड बीटा। ओके यहाँ पर जो डिस्कशन है वो है एक्टिविटी पर, कि एक्टिविटी क्या होती है, बट स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी हम यूज करते हैं, दिस एक्चुअली शोस रेट ऑफ डीके, ये रेट ऑफ डीके को शो करती है। एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर द अनमिक्स्ड एलिमेंट्स, जो अनमिक्स्ड मटेरियल्स होते हैं, अनमिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं, जो मोस्टली हमें फ्री कंडीशंस में मिलते हैं, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी बराबर होती है एक्टिविटी पर यूनिट मास। एक्टिविटी और मास का जो रेशियो है दैट शोज द स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी को शो करती है। हमने पढ़ा था एक्टिविटी किसके बराबर होती है, लैम्डा इनटू एन, ये हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये भी न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने वीडियो लेक्चर्स में अलग ये चीज प्रूफ की थी, बल्कि वहां पर मैंने ये चीज प्रूफ की है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर है स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन अपान में एन। लैम्डा क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट इसको कह सकते हैं, एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, और एम क्या है? मास है। आपको पता है कि जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, मैंने ये आपको पढ़ाया था हाफ लाइफ में, log 2 अपान में डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ इस तरह भी लिखा हुआ है 0.693 बाय लैम्डा। अगर मैं यहाँ से लैम्डा के रिलेशन निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल 0.693 बाय टी बाय 2, इस तरह भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं log 2 बाय इस तरह भी लिख सकता हूँ। ओके ये पॉसिबिलिटी दें इस लेमडा को यहां से लिखने की। अगर मैं लेमडा का वैल्यू इधर प्लेस करना चाहूं, आई कैन प्लेस, मैं ये चीज प्लेस कर सकता हूं। ओके हम देखते हैं इस नंबर ऑफ एटम्स को किस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो मास होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर के साथ और डिवाइड में करते हैं टोटल मास, कैपिटल एन। ठीक है, क्या मैं स्मॉल एन का वैल्यू इधर प्लेस कर सकता हूं? लेमडा एन की वैल्यू क्या मिली? मास, ये अपान में क्या है? एक्टिविटी अपान मास है ना, एम, मास लेमडा इंटू मास, ये लेमडा मास इंटू एवोगाड्रो नंबर अपान में क्या है? ये मास एम रखें और डिवाइड में क्या है? कैपिटल एम है। मास मास से कैंसिल, जो हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटी मिली वो क्या मिली है? वो मिली है लेमडा इंटू एन ए बाय एम। तो देखिए यहाँ जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीके कांस्टेंट के साथ, डिसइंटीग्रेशन के साथ इसका जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्ट है। और आपको पता है जो डिसइंटीग्रेशन का रिलेशन होता है टाइम के साथ वो क्या होता है? हाफ लाइफ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, 1/t/2 होता है। हाफ लाइफ के साथ इसका रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। अगर डीके कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ क्या होगी? कम होगी। अगर डीके कांस्टेंट ज्यादा है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो उस केस में हाफ लाइफ क्या होगी? कम होगी। ओके
उस केस में हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अगर मैं इसको स्पेसिफिक एक्टिविटी और डीके कांस्टेंट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में कंपेयर करता हूं, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का मैं इधर से भी रिलेशन ले सकता हूं, तो इस तरह भी हम इनको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स में किस तरह लिखा हुआ है देखिए, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिया, नोट्स में किस तरह उसको देखते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू, लिखा हुआ है यहां पर लैम्डा एन एन एम बाय एन ए, इस तरह लिखा हुआ है। ये एन ए शो करता है एवोगैड्रो नंबर को। आप देख सकते हैं ये एन एन से कैंसिल हो जाएगा, लिखा हुआ बिल्कुल इस तरह लिखा हुआ है हमारे नोट्स में, लैम्डा एन एन। मैं इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मुझे ये सेम कंडीशन मिल जाएगी, ये सेम फार्मूला मिल जाएगा। देखिए एन एन से कैंसिल हो जाएगा, ये एन एवोगैड्रो नंबर यहाँ डिवाइड कर दे, ऊपर क्या करेगा मल्टीप्लाई एन ए बाय कैपिटल एन। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटी है। ओके, तो इस ये सारा फिनोमेना मेरा करता है स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ। अब थोड़ी सी बातें ये ज़हन में रख लें, तो इस रेडियल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, सम यूनिट्स को हम यूज करते हैं। एक यूनिट होते हैं हमारे पास हिस्टोरिकल सॉरी, इस रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं। सम यूनिट्स हमारे पास होते हैं हिस्टोरिकल यूनिट्स होते हैं, और सम यूनिट्स हमारे पास होते हैं लिटरेचर यूनिट्स होते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास, जो हिस्टोरिकल यूनिट है, उसको कहते हैं क्यूरी, उसको हम कहते हैं क्यूरी। जो हमारे पास लिटरेचर यूनिट है उसको हम कहते हैं बेक्यूरेल। जो हिस्टोरिकल यूनिट है भाई वो होता है क्यूरी, और दूसरा हमारे पास होता है बेक्यूरेल, जिसको हम शो करते हैं बीक्यू के साथ। तो फर्स्ट इसको यूज किया गया था क्यूरी को। 1 क्यूरी बराबर होती है 3.70 इंटू 3.70 समथिंग है, वैल्यू देख लेना, 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन पर कांस्टेंट। सॉरी, डिसइंटीग्रेशन पर कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, कीप इन माइंड डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। बट 1 becquerel is equal to 1 डिसइंटीग्रेशन पर कांस्टेंट। समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हिस्टोरिकल यूनिट था पहले यूज किया गया था क्यूरी। तो 1975 में एक मीटिंग अरेंज की गई, एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई 1975 में। तो वहां पर क्यूरी को रिप्लेस किया गया बाय बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल। बेक्यूरेल यूनिट से इसको रिप्लेस किया गया। तो 1 बेक्यूरेल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर कांस्टेंट। अब देखें, अब बेक्यूरेल बड़ा हुआ है, क्यूरी बड़ी हुई, कौन सा यूनिट बड़ा है? तो अब देखें 1 क्यूरी बराबर होती है इतने डिसइंटीग्रेशन के, 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन के बराबर होती है। मगर 1 बेक्यूरेल बराबर है 1 डिसइंटीग्रेशन, ये कितने 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। ये क्या है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। तो इट इज क्लियर दैट इज लार्जर यूनिट। ये क्या है, क्यूरी लार्ज यूनिट है। और जो बेक्यूरेल है दैट इज एक्चुअली स्मॉल यूनिट। ये क्या है हमारे पास, ये स्मॉल यूनिट है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ। आप इसको देखें, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.70 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर कांस्टेंट, सॉरी पर सेकंड, पर सेकंड। आपने देखा कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बराबर किसके, 1 बेक्यूरेल के बराबर है। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बराबर किसके, ये बेक्यूरेल के बराबर है। तो मैं इस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की जगह पर लिख सकता हूँ बेक्यूरेल, 3.70 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल। अगर मैं 1 बेक्यूरेल को इन टर्म्स ऑफ क्यूरी मालूम करना चाहूँ तो मालूम कर सकता हूँ कि 1 बेक्यूरेल कितने क्यूरी के बराबर है। तो ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड या मल्टीप्लाई और इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3.70 इंटू 10⁻10 क्यूरी। Okay, so 1 becquerel will become equal to near about 2.7 into 10⁻11 disintegration per constant. पर सेकंड कांस्टेंट नहीं भाई, सेकंड डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ओके, तो ये देखें आप,
जो क्यूरी है वो 10⁻10 है, जो क्यूरी है 1 क्यूरी बराबर है 10⁻10 के, और जो 1 becquerel बराबर है वो बराबर है 10⁻11। सो नाउ इट इज क्लियर, क्यूरी इज लार्जर यूनिट बट becquerel इज स्मॉल यूनिट। जो becquerel है वो क्या है, स्मॉल यूनिट है, बट क्यूरी इज लार्जर यूनिट। सो इट देयर मैग्नीट्यूड आर गिवन, ये इसके वैल्यूज आपके पास गिवन है। ओके तब से इंशाल्लाह बाकाया हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने लेंगे। यहाँ से कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन वगैरह, यू कैन आस्क मी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू।